नमस्कार दोस्तों। ये 2021 का जो दिसंबर का पेपर होना था, उसका पेपर है 2022 में 4 जनवरी को हुआ था। तो उस पेपर को मैं इसमें सॉल्व करा रहा हूँ और कोशिश करूँगा जितना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब तो 4-5 दिन ही रह गया है। तो अभी जितना हो सके आप लोग जितना हो सके उतना तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल सोशल वर्क 2014 स्टेट्स दैट सोशल वर्क इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल है वो किसके बारे में है? सोशल कोहेशन, यानी सामाजिक घनिष्ठता को बनाए रखने के लिए इन सारे चीज़ों का प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है, चाहे वो सोशल वर्क प्रैक्टिस हो या एकेडमिक डिसिप्लिन हो। समाज में बदलाव कैसे आएगा, समाज में विकास कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सोशल कोहेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। हु क्वेश्चन द स्टेटस ऑफ सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन इन बाल्टीमोर कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटीज़ एंड करेक्शंस हेल्ड इन 1915। तो ये अब्राहम फ्लेक्सनर का स्टेटमेंट है। Want, disease, ignorance, scholar and idleness were the 5 giants to be tackled by a massive program of social legislation. It was proposed by William Beveridge। यानी 5 अवगुणों इच्छा, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य के सामाजिक विधान का एक व्यापक कार्यक्रम के द्वारा निराकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो विलियम बेवरिज ने दिया था। An effort aimed at initiating suitable changes and reforms to improve socio-economic conditions एंड टू बेटर सोशल क्लाइमेट इस टर्म्ड एज, इसको सोशल एक्शन बोलते हैं। यानी किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए बहुत बड़ा जो अभियान चलाया जाता है उसी को सोशल एक्शन बोला जाता है, बट दैट वुड बी इन लेजिटिमेट वे। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो 1959 में आया था, ये सदरलैंड ने दिया था। ये बेसिकली डेलिक्वेंसी को लेके है कि कोई भी बच्चा अपने जो है समाज के नियम कानून से अगर हट के चल रहा है तो वो आगे क्या कर सकता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल है, मतलब सदरलैंड का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ वाज यूज्ड बाय। तो GH मीड का है आई एंड मी, और जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्व की विकास, वो GH मीड करते हैं। सिगमंड फ्राइड का साइकोएनालिटिक थियरी और ईगो सुपर ईगो के बारे में दिया है। लुकिंग ग्लास सेल्फ है CH कूले का। अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच अ पर्सन कैन एनलिस्ट द एड एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन टास्क इज कॉल्ड। तो इसको लीडरशिप कहते हैं, यानी नेतृत्व। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बट परसेप्शन कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है। अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन अ सोशल ग्रुप और बिटवीन सोशल ग्रुप्स इज ऑफन टर्म्ड एज। इसको ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं, यानी एक साथ समूह में रहते हुए एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं उसको ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क। तो planned organization of the group work, providing new opportunities to the group work and use of scientific action plan, ये तीनों ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल है। बट टेकिंग डिसीजन क्विकली ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशिंग एक्सेप्टेंस, ये नहीं है। टूल इन ट्रीटमेंट इज़ द फ्रेज फर्स्ट यूज बाई। तो ये ग्रेस मार्कस ने सबसे पहली बार इस शब्द का यूज़ किया था। द फॉलोइंग टर्म्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू डिस्क्राइब द रेशनल फॉर होम विजिट एक्सेप्ट। तो होम विजिट के लिए क्या जो है यूज़ किया जाता है? एम्पावरमेंट, एनहांसमेंट एंड इनेबलमेंट, नॉट एंगेजमेंट। जो भी हम क्लाइंट के साथ रिलेशन में होते हैं, हम वो प्रोफेशनल रिलेशन में होते हैं, उनको एम्पावर करना है, उनको एनहांस करना है, उनको इनेबल करना है, ना कि इंगेज करना है उनसे सिर्फ बातचीत। जो भी बातचीत होती है वो पर ट्रीटमेंट पर्पज से होती है। प्रोफेसर HY सिद्दीकी इन 1997 वर्कड आउट अ सेट ऑफ 8 principles based on the existing evidence based indigenous community organization practices in the Indian context. Next question is the first and foremost step in community organization process is identification and prioritization of needs। यानी जो ज़रूरत है कम्युनिटी की उसको पहचानना
और उसको प्रायोरिटी के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करना। सोशल एक्शन इज मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपेगेंडा एंड लेजिस्लेशन, दिस स्टेटमेंट इज कनेक्टेड टू, तो मैरी रिचमंड का ही ये स्टेटमेंट है सोशल एक्शन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय एच.वाई. सिद्दीकी, एच.वाई. सिद्दीकी के द्वारा दिए गए जो मॉडल हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेके उनमें से कौन सा नहीं, तो सोशल एक्शन मॉडल उन्होंने नहीं दिया है, नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, सिस्टम चेंज मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल उन्होंने दिया हुआ है। द प्रिंसिपल दैट द डिसकॉन्टिनेंट मस्ट बी वाइडली शेयर्ड मीन्स, इसको डिसकॉन्टिनेंट पर से इज गुड, असंतोष स्वतः अच्छा है, ये जो है द डिसकॉन्टिनेंट मस्ट बी वाइडली शेयर्ड प्रिंसिपल। विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ये स्टैटिस्टिकल जो है टूल हैं जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा का एनालिसिस करने में। मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन इसका फॉर्मूला है। अब इसको इधर उधर करोगे, शिफ्ट करोगे तो इधर जब आएगा तो 2 मीन प्लस में हो जाएगा, यानी अगर सिर्फ मीन करोगे तो मीडियन माइनस मोड अपॉन 2 हो जाएगा। तो मतलब ये फार्मूला चेंज हो सकता है बट मेन बेसिक फार्मूला ये याद रखो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ट्रायंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ असेसिंग वैलिडिटी ऑफ ओन्स रिसर्च बाई, तो बेसिकली ट्रायंगुलेशन का मतलब ये समझिए आप कि 3 अलग अलग मेथड से एक ही व्यक्ति से डेटा लेना, तो और उन तीनों को वापस जाके कोरिलेट करना कि तीनों की जो डेटा है वो वेरी तो नहीं कर रही है, अलग अलग तो नहीं आ रही है। तो देखो आप यही लिखा है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ सेम सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बाय वन और मोर रिसर्चर, तो इसी को ट्रायंगुलेशन बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति से कोई 3 अलग अलग व्यक्ति भी ले सकता है या एक ही रिसर्चर ले सकता है उससे डेटा, और एक ही टूल के जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे कर सकता है, उसको बदल सकता है, जिससे वो देखे कि जो रिस्पांस कर रहा है रिस्पोंडेंट वो सेम रिस्पांस कर रहा है या हर अलग अलग कर दे रहा है, तो वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। थीमेटिक एंड टेक्स्ट एनालिसिस आर यूज्ड इन, तो ये कंटेंट एनालिसिस में यूज़ होता है जब हम कोई जो है ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, लाइक मान लिया श्री रामचरितमानस का कोई कर रहा है, कोई इस भागवत गीता का कर रहा है, तो वो सोशल वर्क पर्सपेक्टिव से कर रहा है या सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव से कर रहा है या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कर रहा है, तो वो बेसिकली उस कंटेंट का एनालिसिस करता है फॉर देयर रिसर्च, तो वो कंटेंट एनालिसिस हो जाता है। रेंज इज मेजर ऑफ, रेंज क्या होता है, डिस्पर्जन, मतलब कितने उसमें उसका विस्तार है, कितना फैलाव है। विच इज़ कंसिडर्ड एज द नेगेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, तो सिलेक्शन को नेगेटिव बोला गया, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर को पॉजिटिव बोला गया। टू फाइट विद कोविड-19 प्राइम मिनिस्टर हैज़ क्रिएटेड एज अ पीएम केयर्स फंड, इट्स फुल फॉर्म इज क्या था, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो 9th प्लान था जो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पे फोकस था। इन विच ईयर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, तो 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया और इनके जो है वेलबींग के लिए फोकस किया जा रहा है। एक गरिमा गृह बनाया गया है और गरिमा गृह का मूल जो काम है वो ऑब्जेक्टिव है वो इनके एजुकेशनल और सोशल वेलबींग को लेके है, जो अगर इनको घर वाले निकाल देते हैं या सोसाइटी में नहीं ये कोप अप कर पाते हैं तो गरिमा गृह में रह सकते हैं, वहाँ इनका रहना खाना और सारी शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री है। और हाँ, एक जैसे आजकल UDID कार्ड बनाया जाता है डिसेबिलिटी का या आधार कार्ड जैसे बनाया जाता है, वैसे इनका पैन इंडिया लेवल पे एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है। व्हाट डज द एक्रोनिम आशा, आशा मतलब होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2013 टू एड्रेस द मेजर कॉजेज ऑफ मोर्टालिटी एमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, तो ये रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जिसको RMNCH+A बोला गया। पॉवर्टी ब्रिंग्स अबाउट फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ अनकंट्रोलेबिलिटी, uncontrollability produces helplessness which causes the depression, passivity and defeatism to often associated with poverty. Who wrote this statement? तो इस स्टेटमेंट को सेलिगमैन ने लिखा है। जाहिर सी बात है गरीबी होगी तो अनियंत्रितता बढ़ती है, अनियंत्रितता बढ़ती है तो दबाव और निष्क्रियता
और पराजयवाद उत्पन्न होता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और ये किसने कहा है? सेलिगमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन स्पेशली इनिशिएटेड इन पार्ट 4, जो भाग 4 है उसमें सोशल पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व में सोशल पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं भाग 4 में। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो MSJE के अभी फिर से दोबारा जो मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। सोशल कैपिटल इज अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू इफेक्टिवली अचीव अ कॉमन पर्पज। हाउ मैनी डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड अंडर RPWD एक्ट 2016? RPWD मतलब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2021 मतलब 2016 में 21 प्रकार के डिसेबिलिटी को लिस्टेड किया गया। फाइंड द ऑड टर्म आउट विद रिगार्ड टू ट्रेनिंग। तो जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं होता, बाकी जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी, अप्रेंटिसशिप, ये जो है ट्रेनिंग से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग। अब इसमें स्ट्राइक है, पिकेटिंग है, घेराव है। लॉकआउट नहीं होता, तालाबंदी नहीं होता, बाकी हड़ताल, धरना और घेराव ये एक दूसरे से संबंधित है, ये लेबर लॉ से संबंधित चीज़ें हैं। विच इज़ द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS कंडक्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th वर्जन जो है आ चुका है, इनका रिपोर्ट आ चुका है। An approach which involves meticulous study, analysis, diagnosis and planning for the intervention to be undertaken by the social workers working with families is called as strategic intervention. When did CSWB, Central Social Welfare Board, conceptualize the concept of family counseling center? तो 1980 से जो है फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स ओपन किए गए। इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1953 है, जो कि WCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर इसको रन किया जाता था। सबसे पहले इसके जो चेयरमुख थी वो डॉक्टर DD देशमुख थे, दुर्गाबाई देशमुख। और उसके बाद में इसको जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर लॉन्च किया गया वो 1983 में किया गया। आइडेंटिफाई द यूटिलाइजिंग सोशल क्यूज टू मेक जजमेंट्स अबाउट सोशल रोल्स, सोशल रूल्स, रिलेशनशिप, कॉन्टेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर्स इज कॉल्ड सोशल परसेप्शन। यानी सामाजिक भूमिकाओं, नियमों, संबंधों, संदर्भ या दूसरों की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में निर्णय करने हेतु सामाजिक उत्प्रेरक संकेतों की पहचान या उपयोग को कहा जाता है सोशल परसेप्शन। यानी सामाजिक आपका क्या परसेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1936 which is now known as Tata Institute of Social Sciences and it is, but the need of training social workers in India was recognized as early as in 1923 by। तो सबसे पहले जो हुआ वो सोशल सर्विस लीग स्थापित हुआ और इसके फाउंडर थे नारायण मल्हार जोशी। ये भी बम्बई में ही हुआ था, उस टाइम बॉम्बे हुआ करता था। फाउंडेड बाय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इन 1920। तो इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था सोशल सर्विस लीग, यानी 30 से पहले भी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला रेबेलियन मोमेंट डिड हैपन इन, यानी जो मोपला विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था 20 अगस्त 1921 में। और इसको मालाबार रेबेलियन भी बोलते हैं। या वहाँ के जो सुन्नी समुदाय के लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अर्नेस्ट ग्रीनवुड हैज़ एडवोकेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। तो क्या एट्रीब्यूट यानी जो व्यवसाय की जो विशेषताएं वो क्या होनी चाहिए अर्नेस्ट गुड के अनुसार, ग्रीनवुड के अनुसार? वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल अथॉरिटी, सोशल और कम्युनिटी सैंक्शन, रेगुलेटरी कोड ऑफ एथिक्स। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये एब बॉडीड पुअर नहीं है, एबल बॉडीड पुअर है। एबल बॉडीड पुअर यानी जेल एंड वर्क में मतलब किसी काम में या जेल में लगाया जाता था जो काम कर सकते थे, ऐसे लोग थे, ऐसे गरीब। इम्पोर्टेंट पुअर मतलब जो बिल्कुल निर्बल थे यानी जो डिसफंक्शनल थे, तो उनको वर्क हाउसेज में रखा जाता था। डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षुता के रूप में उनको ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे स्कूल्स में रखा जाता था। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिस्ट थियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल वर्क प्रैक्टिस हु वर डिस्क्राइब्ड एज मेन हेटर्स बाय क्रिटिक्स।
तो जो मैन हेटर्स होते हैं फेमिनिज्म में, बहुत हाई लेवल की जिनकी फेमिनिज्म आइडियोलॉजी होती है, फेमिनिस्ट होते हैं, उनको रेडिकल फेमिनिस्ट बोला जाता है। रेडिकल मतलब कट्टर नारीवाद, कट्टरवादी नारीवाद, जो कि कहीं भी जो है जस्टिफाइबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंटेंट थियरीज ऑफ सोशल वर्क मोटिवेशन। तो सोशल वर्क मोटिवेशन के डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं, उसके कौन ऑथर है यही इसमें पूछा है। तो अल्डरफर्स ERG थियरी जो थी वो उन्होंने 3 ग्रुप्स ऑफ कोर नीड्स बताया था। ERG, E मतलब एग्जिस्टेंस, R मतलब रिलेटेडनेस एंड G मतलब ग्रोथ। उसके बाद में हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी था। बेसिकली इस थियरी को मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है हाइजीन। और उसके बाद में मैस्लो थियरी ऑफ नीड्स हायरार्की, जो आप लोग सबको पता है, सबसे ऊपर जो है सबसे लास्ट में आता है 5 टायर मॉडल इन्होंने दिया है, वो है पहला, मतलब सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध, चौथा है स्टीम, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, दूसरा है सेफ्टी नीड्स एंड पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसी आधार पे आपने देखा होगा मिड डे मील स्कूल में चलाया जाता है कि जब बच्चा भूखा नहीं रहेगा तभी वो पढ़ पाएगा, अगर भूखा रहेगा तो उसका पढ़ने का मोटिवेशन नहीं होगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब सबसे पहले भूख प्यास की ज़रूरतों को पूरा करना, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद प्रेम और आपस में भावनात्मक विकास, स्टीम यानी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसके लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे अंतिम स्टेज है। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो विशेषताएं हैं वो है प्रिमिटिव ट्रेड्स, आदिम लक्षण, जोग्राफिकल आइसोलेशन, वो पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, साई ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, और सामान्यतः समुदाय से संयोग में संकोच करते हैं, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और बाकी इकोनॉमिकली तो वो आर्थिक पिछड़ापन के शिकार है ही। तो अब तो खैर काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक अप्रोच टू सोशल केस वर्क प्रैक्टिस फोकसेज ऑन। तो डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या करता है, इंडिविजुअल पैथोलॉजी और ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी पे फोकस करता है। ट्रांसफेरेंस बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक ट्रांसफेरेंस होता है, काउंटर ट्रांसफेरेंस होता है। ट्रांसफेरेंस सिंपली आप समझिए कि जब आपका क्लाइंट आपके प्रति इमोशनली कनेक्ट हो जाए, यानी अपनी भावनात्मक रूप से आपसे वो ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लग जाए, और वो आपसे इसलिए बात करने आता है, इसलिए थेरेपी लेने आता है, काउंसलिंग लेने आता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है आपसे बात करके, और वो जो बात करने लग गया है, अब उसको जो ट्रीट करने की हमारी अप्रोच थी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफ़िल हो चुका है ऑलमोस्ट, या फुलफ़िल नहीं भी हो चुका है, तो वो अब बियॉन्ड द टॉपिक बात करने लग गया है, पर्सनल ज़्यादा बात करने लग गया है, तो इसी को ट्रांसफरेंस बोलते हैं। और सेम यही चीज़ जब थेरेपिस्ट की तरफ से क्लाइंट के प्रति हो जाता है तो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। तो ये सिंपली समझ लीजिए। बाकी इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा है। पहला है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स दैट अराइज ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद क्लाइंट। दूसरा है अनकॉन्शियसली रिमाइंड ऑफ अदर्स एंड रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स, ट्रांसफर एलिमेंट्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। एंड अंतिम है क्लाइंट रिएक्ट्स इनअप्रोप्रिएटली विद एक्सेसिव और डिस्ट्रॉट फीलिंग। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो एथिक्स है हमारे इस काम का, वो यही कहता है कि आपको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रहना है, ना कि पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी का था कि वो अपनी एक विचारधारा है, उनकी इनका एक संस्कृति है, छोटे जगह पे एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। बट जब अर्बन कम्युनिटी की बात करोगे तो ट्राइबल कम्युनिटी में होमोजेनिटी रहेगी, यहाँ होमोजेनिटी नहीं रहेगी। तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो अर्बन कम्युनिटी की है, बहुत ज़्यादा घनत्व है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। एनोनिमिटी रहती है, मतलब समांगता नहीं रहती है, अनामत्व रहता है, और उसके बाद में गतिशीलता रहती है। आज तुम इस वहाँ पे गली में हो, या कह सकते हो वार्ड में हो, कल किसी और वार्ड में हो। जो किराए पे रहते हैं या वैसे भी रहते हैं, तो आज यहाँ घर खरीदा कल कहीं और ख़रीदा, इस तरीके से मूव करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एंड इशूज आर फ्रिक्वेंटली रिफर्ड इन पॉल फ्रेरे's राइटिंग। तो इन्होंने क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पे बात करी है, ऑपरेशन पे बात करी है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पे बात करी है, एंड एजुकेशन एज प्रैक्टिस की बात करी है। आइडियाज़ ऑफ
पॉल फ्रेयर पेडागॉजी का जो था वो फोकस था एपिस्टेमोलॉजिकल था, और ये क्यूरियोसिटी, मेथोलॉजिकल रिगर, राइट थिंकिंग पे बेस्ड था। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इनका एक बुक रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गांधीज क्लासिक टेक्स्ट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के बारे में क्या सही है? तो इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो गुजराती में था। द फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ द इंडियन ओपिनियन एंड रिटन ड्यूरिंग रिटर्न वायोज फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। जब लंदन से साउथ अफ्रीका लौट रहे थे तब इन्होंने लिखा था। इट वाज एन आंसर टू इंडियन स्कूल ऑफ वायलेंस। और ये जो वायलेंस के प्रति मतलब अगेंस्ट में लिखा था इन्होंने भारत में, वो हिंसा की भारतीय विचारधारा का जवाब थी। एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव वेरिएबल को ही मतलब एट्रीब्यूट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू असर्टेन वेदर टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड आर नॉट? तो इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड, ग्राफिक मेथड, रैंक मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड। मतलब दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन है क्या नहीं है उसके बारे में दिखाना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में रिप्रेजेंट करना, वो इन मेथड से करते हैं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट FCRA 2020? तो इसमें फोकस किया गया नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी भी कंट्रीब्यूशन को बिना सरकार को बताए अवार्ड के अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। टू प्रोहिबिट एनी ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी एसोसिएशन ए पर्सन, मतलब विदेश से आने वाली कोई भी धनराशि किसी भी तरीके का जो है सामान वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टू इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम 50% to 60%, टू रिड्यूस द लिमिट फॉर डिफरेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम existing 50% to 20%, empowering the central government to require आधार नंबर etc. as identification documents। क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में, अनैतिक चीज़ों में प्रयोग होने लग गया था जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, विदेश की नीतियाँ इंडिया की नीतियों को इन्फ्लुएंस करने लग गई थी, इसलिए FCRA में इतना ज़्यादा बदलाव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मीन और मीडियन और मोड का पूछा गया है। तो जियोमेट्रिक मीन इज़ यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज एंड परसेंटेज एंड इज़ कंप्यूटिंग एवरेज रेट्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो मीन मीडियन का उसका भी जब एवरेज और रेशियो निकालना होता है या एवरेज और रेशियो परसेंटेज का निकालना होता है तो जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं, गुणात्मक माध्य बोलते हैं। अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन is facilitates the learning of all its members, continuously transform itself, has the capacity to learn and unlearn। Next question है choose the correct statements about with the regard to international labour organization ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 में बना था और द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन became the first specialized agency of the UN in 1946। Only Indian International Labour Organization is the only tripartite agency of UN and India is a founder member of ILO। तो भारत जो है इसका फाउंडर मेंबर रहा है और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1969 में वर्ल्ड पीस के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसे आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं वैसे आपके मौलिक दायित्व भी होते हैं। तो पहला दायित्व है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, यानी भारतीय जो झंडा है उसका आदर करना, ध्वज का आदर करना। टू चेरिश आवर नेशनल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करना और उनके आइडियाज़ को बढ़ावा देना। टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और वैज्ञानिक सोच का विकास करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ कैंपेन बाय तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इन तीनों का जॉइंट वेंचर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस से क्या संबंधित नहीं है। कैरियर मैनेजमेंट, ह्यूमन इंगेजमेंट नहीं है, बाकी
मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर, ये इम्पॉर्टेंट है। Neonatal mortality is still high in India due to unsafe newborn practices, पुअर सेफ मदरहुड केयर प्रैक्टिसेस, ये दोनों हैं। बट अभी काफ़ी जो नियोनेटल मोर्टालिटी है घट गया है। तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का नया रिपोर्ट आया है, उसमें काफ़ी घटा हुआ है। नियोनेटल क्या होता है? 0 से 28 दिन के बच्चे को नियोनेटल बोलते हैं। 28 दिन से 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, और 1 साल से 5 साल के बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं। नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉक्सो एंड जे है ना, वहाँ पे चाइल्ड का और चाइल्ड लेबर में चाइल्ड का दूसरा डेफिनेशन है। ये सिर्फ मोर्टालिटी के काउंट होता है, जिसमें नियोनेटल मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी को जब हम काउंट करते हैं तो 1 से 5 साल के बच्चों की जब डेथ होती है तो वो चाइल्ड मोर्टालिटी में जाता है, और 28 दिन से 1 साल के बीच का बच्चा होता है तो इन्फेंट मोर्टालिटी में जाता है, और 0 से 28 दिन का होता है तो वो नियोनेटल मोर्टालिटी में जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSWB हैज़ स्टार्टेड काउंसलिंग सेंटर्स एक्सक्लूसिवली फॉर देवदासीज एंड सेक्स वर्कर। देवदासीज जो मतलब देवदासी के तरीके से रखी जाती थी मंदिरों में या ऐसे गिरजाघर में, उनको देवदासी बोला जाता था। तो मुंबई में और बेलागावी में ये प्रयोग हुआ था सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में, फॉर विमेन, चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। फर्स्ट चेयरपर्सन डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, और करंट चेयरपर्सन जो है अभी वो आस्था सक्सेना खातवानी है, और 2020 से लेके अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कमीशन विच फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। तो इतने लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेपरेट कुछ प्रोग्राम्स चलाता है, और वो इनके एम्पावरमेंट के लिए चलाता है, और कुछ तो टोल फ्री नंबर्स भी हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डेवलपमेंट थ्रू द सिक्योरिंग सोशलिस्ट गोल्स बाय यूजिंग ऑटोक्रेटिक मीन्स, नहीं। द प्लानिंग एंड पॉलिसीज आर स्पॉन्टेनियसली इम्पोज्ड ऑन पीपल, इम्पोज नहीं किया जाता है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग is followed, democratic process of politics are adopted, development through the securing of socialist goals by using democratic means। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द चाइल्ड मीन्स, तो ऐसा पुरुष या मेल चाइल्ड जो 18 मतलब 21 साल का कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट नहीं किया है, उसको चाइल्ड माना जाएगा चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। और जिस जो है फीमेल का 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उसे चाइल्ड माना जाएगा। तो 21 और 18 हो गया है चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फोकस ऑफ रेजिडुअल मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसीज। तो क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर पीपल्स वेलबींग एज ए सेफ्टी नेट एंड पुअर पीपल आर हेल्प थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करने का है, तो ये बिल्कुल सामने सामने ये नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में स्टार्ट हुआ, निर्भया आंदोलन 2012 में हुआ, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ, चिपको आंदोलन हुआ 1973 में। इसको मैच करने का था तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इतने आधारों पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसी को जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसकी संविधान की आत्मा भी बोला था, संवैधानिक उपचारों को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट 1980 में आया। करिकुलम सोशल वर्क एजुकेशन, जो सोशल वर्क एजुकेशन का करिकुलम आया 2001 में। नैक मैनुअल फॉर सेल्फ स्टडी ऑफ सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन 2005 में। सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ 1965 में।
अब इसमें इधर रिसर्च के मेथड्स दिए हुए, डिज़ाइन दिए हुए हैं, इधर क्या है वो क्या रिसर्च करता है उस पर फोकस करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होता है वो बताता है कि व्हाट इज़ इट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताता है व्हाई इज़ इट, उसके अंदर कॉजल रिलेशनशिप देखता है। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताता है हाउ इज़ इट। एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च बताता है हाउ टू ट्रीट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल पे बेस्ड है। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, नेबरहुड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल एंड सोशल प्लानिंग मॉडल सिस्टम चेंज मॉडल पे बेस्ड है। एंड सोशल एक्शन मॉडल जो है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल चेंज करता है। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल हैं, लेकिन ये हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 बात करता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 41 में है राइट टू वर्क टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 46 में क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इसी के तहत जो न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के ध्यान दिया जाता है प्राइमरी लेवल पे, वो आर्टिकल 47 के अंदर है। पोषण अभियान जो चलाया गया था, अब तो सुपोषण नाम दे दिया गया उसका। जीनोटाइप क्या होता है, पर्सन्स जेनेटिक हेरिटेज। फिनोटाइप क्या होता है, पर्सन्स फिजिकल ट्रेट्स। फेनो से फिजिकल हो गया, जीनो से जीन का हो गया है ना, जेनेटिक। कॉग्निटिव हो गया उसका जो मेंटल एक्टिविटीज़ है एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। एंड सोशियो इमोशनल क्या है, चेंजेस इन पर्सन्स इंटरेक्शन विद अदर पर्सन, सोसाइटी में रहते हुए। ब्रह्म समाज किसका है, राजा राम मोहन राय का। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का। रामकृष्ण मिशन किसका है, स्वामी विवेकानंद का। अलीगढ़ मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड थे, सर सैयद अहमद खान। आर्टिकल 1 and 2 ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का है, तो इसको एज इट इज़ रट लीजिए क्योंकि बहुत कम ऐसे सेक्शन आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल 3 to 21 क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आर्टिकल 22 to 27 क्या है, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट। आर्टिकल 28 to 30 क्या है, सोलिडारिटी राइट्स। इसके बाद में इसमें एरिक्सन्स के जो साइकोलॉजिकल थ्योरी हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो अलग अलग स्टेज दिए हुए हैं, तो उसको अरेंज करना था। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। तीसरे पे होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिर होता है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। फिर होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यहाँ पे भी अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकली। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये केस नहीं है केयर है, तो ये जो है 1986 में आया था। फिर उसमें अमेंडमेंट कई बार हुआ है, तो 2015 तक लास्ट लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में आया। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया। तो इस हिसाब से इसको जब अरेंज करोगे तो CBAD आएगा। अब CBAD इस बिहाफ पे आएगा, जो इसमें बदलाव हुआ है उसको ना लिख के। तो सबसे पहले कौन सा है, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। फिर B है 1985 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। फिर 1986 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। फिर D है 2012। अरेंज द फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, जो होगा वो सबसे पहले मिटिगेशन होता है, यानी न्यूनीकरण, उसको मिनिमाइज किया जाता है। फिर प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद तैयारी की जाती है। फिर रिस्पांस, उसके बाद रिकवरी। यूरिक ब्रोनफेनब्रेनर्स कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइज the role of environmental factors in development of individual. Arrange the factors experienced by individual in the process of his or her growing up. तो सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर माइक्रो सिस्टम और लास्ट में क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले माइक्रो होगा, उसके बाद में मेसो होगा, माइक्रो, मीसो, एक्सो और फिर मैक्रो और लास्ट में क्रोनो। तो इसको याद रख लो। माइक्रो में फैमिली आता है, इंडिविजुअल आता है, और मीसो में आपकी स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, मैक्रो में पूरी कम्युनिटी आ जाती है। तो इस तरीके से याद रख लो।
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन H.H. Perlman's प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले पर्सन होगा यानी व्यक्ति होगा, फिर उसकी समस्या होगी, फिर उसका मतलब वो कहीं आएगा किसी एजेंसी से समस्या का समाधान करने के लिए, उसके बाद में उसकी समाधान का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू वुमेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इनैक्टमेंट। तो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 में आया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में आया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP बोलते हैं 1971 में आया, बट PCPNDT एक्ट 1994 आया, यानी प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप लोग जब अभी भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो वहाँ पे इस एक्ट के तहत एक कंसेंट लिया जाता है, फॉर्म होता है, वो पूरा भरना पड़ता है। अरेंज द फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो सबसे पहले सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट आया, फिर आया सेक्युलर वर्ड आया, फिर डेमोक्रेटिक वर्ड आया, उसके बाद रिपब्लिक आया। तो इस क्रम में भारतीय संविधान में इन शब्दों का प्रयोग किया गया। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले ABCDE ही है इसका। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, फिर जो है उसका जो इन्फ्रेंस आता है वो यानी आउटकम वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सीरियली, यानी जो क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर है क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद में जेंडर इक्वालिटी। तो पहले गरीबी ख़त्म करो, फिर उसका भूख मिटाओ। ऐसे याद रख लो, जब गरीबी ख़त्म होगी तभी भूख मिटेगा, और जब भूख मिटेगा तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी उसको एजुकेशन का समझ होगा। और हमारे यहाँ कहावत भी है, भूखे भजन ना हुए गोपाला, मतलब खाली पेट भजन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से ऐसे क्रम से याद कर लो कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अरेंज द हायरार्की ऑफ नीड्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अभी हम लोगों ने अरेंज किया था ना, जो इनकी मैस्लो की नीड्स की थ्योरी थी, तो वही यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है, फिर सोशल नीड्स है, फिर सेल्फ स्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे रीज़न असर्शन है, तो इसमें असर्शन रॉन्ग है, रीज़न सही है। एडोलेसेंट डू नॉट हैव हाई रिस्क बिहेवियर, ऐसा नहीं है, हाई रिस्क बिहेवियर होता है उनमें। एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, डेवलपमेंटल ट्रांजिशन फेज से गुजरते हैं जो एडोलेसेंट होते हैं। सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशन ऑफ मेनी फेसेस, बिल्कुल सही है। सोशल वर्कर्स प्रैक्टिसेस इन वेरिड सिचुएशन, ये भी सही है। Contagion theory assumes that individuals act irrationally as they come under hypnotic influences of crowd, सही है। Emergent norm theory assumes that norms emerge after people gather for collective behavior and that their behavior afterward is largely rational। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो अगर लंबे समय तक एक ही तरीके से होता है, उससे सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होता है और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तार्किक होता है, तो उसको जो है एक कानून बना दिया जाता है, सोशल लॉ एक बना दिया जाता है, कलेक्टिव बिहेवियर। सोशल एक्शन इज़ अ मच नीडेड मेथड फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंडिया, बिल्कुल सही है। सोशल एक्शन हैज़ बीन गिवन मच इंपॉर्टेंस इन सोशल वर्क टीचिंग इन इंडिया, ऐसा नहीं है, नहीं दिया गया है इतना इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउरी एज पर द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 मीन्स एनी प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसको डाउरी बोला जाता है। वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग टू टेक डाउरी और द डिमांड ऑफ डाउरी द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस शैल बी ऑन हिम, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो पैसेज है तो इसको इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 90 क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। कोशिश करूँगा बाकी पेपर कराने की जितना हो सकता है आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। आज तो 14 है, तो कोशिश करूँगा कल, और उसके बाद मैं ट्रैवल में रहूँगा 15 को, तो उससे पहले जितना पेपर हो जाएगा मैं कराने की कोशिश करूँगा। कुछ वन लाइनर है जिसका कंटेंट है उसको उससे परमिशन लेके आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ ठीक लग रहा होगा।
वैसे व्यूज़ तो इस पे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है। एक्चुअली मैं एक्टिव नहीं था इस यूजीसी नेट के लिए, बट इसको इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि वेलफेयर ऑफिसर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनको हेल्प मिल जाएगा, जब उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, तभी वो एक्टिव होंगे। अभी तो वो थोड़ा सुसुप्त अवस्था में है। तो आई होप आप लोग सब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।